वेलकम है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे एक कंटेम्प्रेरी इशू। और आज का हमारा कंटेम्प्रेरी इशू है टर्की अर्थक्वेक। टर्की अर्थक्वेक जो कि 6 फरवरी 2023 ईस्वी को आया, जिसमें से टर्की के साथ साथ ये सीरिया में भी आया था और आसपास के एरिया भी इससे प्रभावित है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव इसका टर्की और सीरिया पर रहा है। उसका सर्वाधिक टर्की पर प्रभाव पड़ा है और हमने देखा है कि वहाँ 17,000 से प्लस लोगों की अभी तक जो सूत्रों से प्राप्त हुई है 17,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि टर्की में है ये अर्थक्वेक क्यों आया। ठीक है, टर्की अर्थक्वेक होता क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, एपिसेंटर का निर्धारण कैसे होता है, इसके अलावा होमोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आइसोसिस्मल होमोसिस्मल की बात हो या ना हो, लेकिन ये बात करेंगे कि टर्की में ही भूकंप क्यों आया और इतना ही विध्वंसकारी क्यों रहा। इस सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक हमारा अगर परिभाषित करना हो तो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो अर्थक्वेक जब परिभाषित करते हैं तो अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक रेफर्स टू ट्रेमर और ऑसिलेशन इन द क्रस्टल रॉक्स कॉज्ड बाय फ्लो ऑफ अर्थ इंटरनल एनर्जी इन वेव मोशन। भूपरपट्टी में जो आंतरिक ऊर्जा के कारण जो तरंग उत्पन्न होता है और भूपरपट्टी में जो कंपन होता है उसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि भूपरपट्टी में जो कंपन होता है वही भूकंप है। अब इस भूकंप का मूल कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा है। इस भूकंप की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? आंतरिक ऊर्जा है। और ये आंतरिक ऊर्जा जो उत्पन्न होती है तो इलास्टिक वेव के समान जो है ये क्या करती है, फोकस से लेकर के एपिसेंटर की तरफ मूव करती है। और फोकस और एपिसेंटर के अलावा जो हमारा एंटीपोड एरिया होता है, जो एपिसेंटर का जस्ट अपोजिट होता है अर्थ पे, वहां पर भी ये इलास्टिक एनर्जी जो है मूव करके पहुंच जाती है, प्रोपोगेट करके वो वहां पर प्रोपोगेशन होता है और वहां पर वो पहुंच जाती है। तो और ये जो एनर्जी जो हमारा है एनर्जी, इस एनर्जी का कैलकुलेट हम लोग करते हैं। जो इंटरनल एनर्जी जो सतह पर आता है, जो एब्रप्ट हो जाता है सतह पर, जो जिसके कारण एनर्जी उत्पन्न होती है, तो वो जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम लोग रिचर स्केल के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? रिचर स्केल के द्वारा। और जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक भाग से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो रिलीज होती है सतह पर, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इसी मैग्नीट्यूड का आकलन जो कैलकुलेशन जो है हम लोग करते हैं रिचर स्केल पर। अब रिचर स्केल पर जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें रिचर स्केल पे, ये रिचर स्केल जो है लघुरिथमिक मेथड पर आधारित होता है, लघुरिथमिक मेथड पर आधारित होता है। और लघुरिथमिक मेथड जो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 1 से लेकर के 9 तक रिचर स्केल में होता है। 10 तक भी देखने को मिलता है, लेकिन 9 तक मान के चले कि 9 तक ये है। ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड जो होता है, तो अगर 7 से अधिक अगर मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, 7 से अधिक है, 7 से अधिक अगर मैग्नीट्यूड है तो कैसा होता है? वो डिजास्ट्रस होता है। और 7.4 से अधिक होता है तो हमारा कैटास्ट्रोफिक होता है। कैसा होता है? महाविनाशक होता है, कैटास्ट्रोफिक होता है। और जो टर्की में अर्थक्वेक आया था वो अर्थक्वेक जो था 7.8 मैग्नीट्यूड का था। इसका मतलब कि जो टर्की में अर्थक्वेक आया था वो कैसा था? कैटास्ट्रोफिक था। इसी कैटास्ट्रोफिक के परिणाम स्वरूप हम टर्की में इतनी महान विपदा हमें देखने को मिलती है, जहां पर कि 17,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। अब ये तो 7.8 था और कैटास्ट्रोफिक में आता है ये। इसके साथ वहाँ की टोपोग्राफी, बिल्डिंग के संरचना, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। और किस जगह पर वो शहर या जो भी चीज एपिसेंटर अवस्थित था उसका भी महत्वपूर्ण रोल इसमें होता है। अब 7.8 का जो यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो इसके बारे में हमने देखा कि टर्की में इस प्रकार की विपदा देखने को मिली। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि ये फोकस क्या है और एपिसेंटर क्या है। तो फोकस वो होता है जहां पर कि भूकंप ओरिजिनेट होता है, जहां पर अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, वो हमारा फोकस होता है। और इसी फोकस से जो इलास्टिक वेव उत्पन्न होता है और प्रोपोगेट करती है चारों दिशाओं में, चारों तरफ मूव करती हैं। लेकिन सबसे पहले जिस जगह पर वो पहुंचती हैं वो हमारा होता है एपिसेंटर। जो सबसे पहले पहुंचती है उसको हम लोग एपिसेंटर कहते हैं। अब यहां से फोकस से एपिसेंटर के बीच ये वेव जब प्रोपोगेट करती है तो इसका पी नेचर की होगी या एस नेचर का होगा या एल या रेले वेव होगा। ये निर्धारण वहां के जो
रॉक स्ट्रक्चर उस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? रॉक स्ट्रक्चर। पी वेव जो है प्राइमरी वेव, वो डिपेंड करता है, जहां की रॉक होता है वो डिपेंड्स डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रॉक्स, चट्टान के घनत्व और सुघटता पर, कंप्रेसिबिलिटी पर, कितना फ्लेक्सिबल है इस पर निर्भर करता है। अगर कंप्रेसिबल और डेंसिटी अधिक है, कंप्रेसिबिलिटी भी अधिक है, तो वहां पर पी वेव प्रोपेगेट करेंगी। ठीक है। और पी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यमों से होकर के मूव करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। इसके बाद एस वेव सेकेंडरी वेव है। सेकेंडरी वेव डिपेंड्स किस पे करती है? डेंसिटी पर। ये भी डेंसिटी पर निर्भर करता है और चट्टानों की रिजिडिटी पर निर्भर करती है। ये पी वेव किस पर थी? कंप्रेसिबिलिटी पर। और किस पे है? ये रिजिडिटी पे। डेंसिटी दोनों में कॉमन है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखते हैं तो आपके अच्छा मार्क्स रहेंगे। तो ये किस पर करता है? पी वेव कंप्रेसिबिलिटी पर और डेंसिटी पर, और एस वेव रिजिडिटी और डेंसिटी पर निर्भर करता है। अगर ठीक है, उसी प्रकार से ये जो है किससे? सिर्फ सॉलिड से, ठोस से होकर के गमन करती हैं। इसके बाद एल वेव है। एल वेव जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों में गमन करती हैं। और रेले भी सॉलिड और लिक्विड, द्रव और ठोस और द्रव दोनों में गमन करती हैं। अब यहां से ओरिजिन आपकी होंगी, तरंग उत्पन्न होती है, पी वेव उत्पन्न करेंगे। पी वेव उत्पन्न होने के बाद वो आगे जाकर के पी भी हो सकती है और एस भी हो सकती है। कोई भी वेव यहां से आगे बढ़ सकती है। अब निर्भर करता है कि यहाँ की चट्टान किस प्रकार की। अगर कंप्रेसिबल चट्टान है तो वहां पर पी वेव प्रोपेगेट करेगी। अगर वो एस है तो वहां पे कौन सी वेव वहां पर प्रोपेगेट करेगी? अगर रिजिड है तो कौन सी होगी? वहां पर एस वेव होगी। और यही वेव जब सतह पर आ जाती है, सतह पर, तो यहां पर कौन सी? एल वेव प्रोपेगेट करती है। एल वेव यहां से सतह पर एल वेव आगे की तरफ गमन करेगा, या फिर यहां पे कौन सा करेगा? रेले वेव गमन करता है। हालांकि कई जगह पर एल और जिससे लॉन्ग वेव या लव वेव कहते हैं, और रेले वेव को कहा जाता है कि लेकिन एल वेव और रेले वेव दोनों की प्रकृति अलग होती है। ठीक है। हालांकि मुद्दा हमारा यहां नहीं है, बस मैं बता देता हूं कि जो हमारा ये एल वेव है, एल वेव, लॉन्ग वेव, वो जो है जिगजैग रूप में मूव करती है। कैसे? जिगजैग रूप में। इस प्रकार देख रही है, इस प्रकार से आगे पीछे, इस प्रकार से दाएं बाएं होकर के इसे इसे मूव करती है, ऐसे 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 मूव करती है। ठीक है। लेकिन जो रेले वेव है वो क्या होता है? इनमें मूव होता है, ये सतह के नीचे जो है एक जो है उसको ऑब्लिक रूप में, इलिप्टिकल रूप में क्या करती है? वो राउंड, सतह के नीचे जो है राउंड करते रहती हैं। ठीक है, घूमते रहते, जैसे कि सतह के, जैसे कि ओशन, लिक्विड भाग में, जैसे कि ओशन में या फिर रिवर में नीचे की तरफ करंट जिस प्रकार से मूव करता है राउंड राउंड, उस प्रकार से रेले वेव मूव करती हैं। लेकिन दोनों एल और लव वेव और रेले वेव दोनों कैसी हैं? ये दोनों, इसको सरफेस वेव है, और पी और एस जो है बॉडी वेव है। वो सतह के नीचे ही चलती है, सतह पर नहीं चलती है। लेकिन एल और आर जो, मतलब एल लव वेव और रेले वेव दोनों सतह पर चलती हैं, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप सतह पर हमें विध्वंसक घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि जब सतह पर जिगजैग रूप में तरंग जब आगे की तरफ बढ़ती है, वही सतह को पूरी तरह से खुरच के रख देती है। उनकी जो सतह की जो रचना उसकी पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के रख देती है। ठीक है। अब जो है सतह पर कौन पहले पूछता है, कौन बाद पूछता है, ये हमारा अर्थक्वेक टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है टर्की के बारे में, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा ये हमने बात किया, फोकस के बारे में हमारी बात हो रही थी। इसके बाद हम लोगों ने एपिसेंटर, फोकस के बारे में बात किया, एपिसेंटर के बारे में बात किया। लेकिन प्रश्न हमारा ये होता है कि एपिसेंटर निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे गेजेनट्रैप हमारा टर्की का एपिसेंटर था। हालांकि गेजेनट्रैप के बाद आफ्टर शॉक बहुत आए हैं, और उस जो आफ्टर शॉक है उनका एपिसेंटर अलग अलग था। लेकिन जो प्राइमरी एपिसेंटर हमारा था वो गेजेनट्रैप था, जो कि टर्की का स्थान है, टर्की और सीरिया के बॉर्डर के करीब में है, लेकिन टर्की में पड़ता है। तो निर्धारण कैसे करते हैं हम? निर्धारण ये करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं, फार्मूला हम जानते हैं कि दूरी का निर्धारण करने के लिए, कि डिस्टेंस की निर्धारण करने के लिए, हम अगर हमें स्पीड और टाइम पता हो तो हम डिस्टेंस का पता कर लेते हैं। तो सतह पर सिस्मोग्राफ लगे होते हैं, जगह पृथ्वी पर विभिन्न जगहों पर सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं। सिस्मोग्राफ पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि प्राइमरी वेव इस समय यहां पर पहुंचा, कितने समय में पहुंचा, और प्राइमरी वेव का टाइमिंग अगर हमारा पता चल जाता है, और टाइमिंग पता चल गया और स्पीड के बारे में हमें पता है कि प्राइमरी वेव की स्पीड क्या होता है,
तो अगर टाइमिंग और स्पीड से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा डिस्टेंस पता चल जाता है। तो मान लेते हैं एक सिस्मोग्राफ हमारा पर एक यहाँ पर लगा हुआ है, हम यहाँ से सेंटर बना करके सर्किल यहाँ पे बना दिया। इसी प्रकार से डी भी सिस्मोग्राफ हमने सब नोट कर लिया, यहाँ से डिस्टेंस पता करके सर्किल बना लिया, ठीक है। और इसी प्रकार से सी जगह पर एक स्थान है जहां पर सिस्मोग्राफ रखा और वहां से सेमी सर्किल बना लिया, और जहां पर तीनों दूसरों काटता है वही हमारा क्या होता है, एपिसेंटर होता है। उसी एपिसेंटर के नीचे फोकस होता है, जो कि गजन जो कि तुर्की में जो हमारा भूकंप आया उसका एपिसेंटर सतह से 18 किलोमीटर नीचे था। एपिसेंटर तो गजन ट्रैप था, लेकिन फोकस जो था गजन ट्रैप से मतलब एपिसेंटर से 18 किलोमीटर नीचे था। और जितने ही कम गहराई के भूकंप आते हैं उतनी ही उनकी विध्वंसक क्षमता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि ऊर्जा की रिलीज होने के लिए बहुत ही करीब में ऊर्जा रिलीज हो जाती है, जिसके कारण विध्वंसक घटनाएं देखने को मिलती है। अगर ज्यादा गहराई से आती है तो उतनी विध्वंसक नहीं होती है, सतह वाले की तुलना, जो कम गहराई वाले की तुलना में ज्यादा गहराई वाले कम विध्वंसक होती है। अब एक संक्षिप्त चर्चा थी अर्थक्वेक के बारे में समझने के लिए, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि टर्की और सीरिया के बॉर्डर के पास ही ये अर्थक्वेक क्यों आया? क्या ऐसा कारण है कि टर्की में भी प्रायः भूकंप देखने को हमें मिलते हैं? देखा गया है कि लगभग 12 घंटे के अंदर जो 6 फरवरी को जो घटना घटी टर्की में, उसके 12 घंटे के अंदर ही 41 आफ्टर शॉक देखने को मिले, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक हमारी समझ होनी चाहिए, लेकिन हम लोग उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, बेसिक बातों को समझते हैं। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किए तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऊपर में लिथोस्फीयर होता है, नीचे में मेंटल होता है, उसके नीचे में कोर होता है। और जो लिथोस्फीयर होता है वो लिथोस्फीयर जो होता है वो ही उसका कुछ भाग अर्थ क्रस्ट होता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये हमारा 0 किलोमीटर हो गया, तो 33 किलोमीटर तक अगर हम गहराई तक जाते हैं तो ये हमारा अर्थ क्रस्ट हो जाता है। और 100 किलोमीटर तक की गहराई के मोटाई वाला भाग हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। और 100 किलोमीटर से नीचे हमारा जो 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल होता है, ये हम जानते हैं। तो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक की जो मोटी परत है, ऊपरी भाग जो है, इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। इसी लिथोस्फीयर का कुछ भाग जो हमारा प्लेट होता है, प्लेट, इसीलिए प्लेट को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट। तो पृथ्वी के चारों तरफ से लिथोस्फेरिक प्लेट अवस्थित है। और ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो क्या होते हैं कि मेंटल के ऊपर, मेंटल के ऊपर जो है, इसके नीचे जो हमारा मेंटल है वो लिक्विड और सेमी लिक्विड फॉर्म में है, उसके ऊपर वो तैर रहे हैं। जिस प्रकार से नदी में नाव तैर रहे होते हैं, तो जिस प्रकार से नदी में नाव तैर रहे होते हैं उसी प्रकार से लिथोस्फेरिक प्लेट यानी प्लेट भी जो है मेंटल के ऊपर तैर रहे होते हैं। और उसी तैरने के क्रम में कभी एक दूसरे के करीब आते, कभी दूसरे के दूर जाते। जैसे कि नाव को अगर धारा के सहारे छोड़ दिया जाए तो नाव क्या होती है, अगर वो खेवैया उसका ना हो, नाविक ना हो, इसी तरह छोड़ दीजिए तो नाव क्या होती है, कभी टकराएंगी कभी दूर जाएंगी। उसी प्रकार से मेंटल के ऊपर जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है वो तैरते रहते हैं। लेकिन तैरने की ऊर्जा कहाँ से आती है? तो तैरने की ऊर्जा जो मेंटल है, मेंटल में कन्वेक्शन करंटें चलती है, कन्वेक्शनल करंटें संवहनीय तरंग चलती है। अब ये मेंटल का ही जो हमने बताया कि 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक भाग हमारा मेंटल है, इसी के ऊपरी भाग अपर मेंटल का ही अपर भाग जो है वो हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है। उसी एस्थेनो, हालांकि पूरे मेंटल में भी चलता है, लेकिन एस्थेनोस्फीयर में हम बात करते हैं जो कि 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है, वहां पर संवहनीय धाराएं चलती हैं। ये देखिए, ये क्या होता है कि मेंटल में जो दिखाया हुआ है यहाँ पर लिथोस्फीयर, ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का एरिया भाग जो मोटा होता है ये लिथोस्फीयर, और 100 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक का हमारा एस्थेनोस्फीयर है, मतलब कि मेंटल का ऊपरी भाग। इसी एस्थेनोस्फीयर में संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो मेंटल में ही संवहनीय धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं? इसलिए उत्पन्न होती हैं कि मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद होते हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिके होता है तो उससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो जहां पर ज्यादा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग बोल देते हैं हॉट स्पॉट, या उसी को बोल देते हैं मैग्मा हर्थ। इसी मैग्मा हर्थ से मैग्मा जो है ऊपर की तरफ उठते हैं, माने गर्म होकर ऊपर की तरफ ये उठती हैं, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ उठती हैं, चूंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वहां पर संवहनीय धारा स्वतः उत्पन्न हो जाती है, ऊपर की तरफ जाती हैं, फिर ये देखिए मूव करके ऐसे मुड़ जा रहे हैं,
फिर ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, इधर की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ उठती हैं, जहां पर ये उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट या मैग्मा हर्थ। यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ जो उठता है उसको हम लोग बोल देते हैं मैग्मा पिलूम। मैग्मा, ये वाला पार्ट मैग्मा पिलूम हो गया। और जब ऊपर की तरफ ये आ रहा है उसको बोल देते हैं अपवेलिंग ऑफ मैग्मा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अपवेलिंग ऑफ, जैसे दिखाया गया यहाँ पे दिखाया था, अपवेलिंग ऑफ मैग्मा। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों तरफ मुड़ रही हैं। जब ये दोनों की तरफ मुड़ रही हैं तो यहाँ पर ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है, जिसे हम लोग बोल देते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। उसको क्या बोल देते हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री। और यहाँ पर गिर रही हैं और इधर से यहाँ आकर के गिर रही है, मतलब एक दूसरे के करीब आ रही है। देखिए जब दूसरे के करीब आ रही है तो मतलब एक दूसरे से टकराएंगी, जिसको हम लोग बोल देते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। लेकिन संवहनीय धाराओं का एक और रूप होता है। हमने तो बता दिया कि एक दूसरे के करीब आ रही हैं, एक हमने देख लिया यहाँ पर एक दूसरे के दूर जा रही हैं। दूसरा हमने बताया कि दूसरे करीब आ रही हैं। एक वो होता है कि जिसमें कि ना एक दूसरे से दूर टकराती है ना एक दूसरे के दूर जाती हैं, एक दूसरे के पार्ट्स होकर के गुजर जाती है। जैसे कि ऐसे गुजर जाएगी, अगल बगल से गुजर जाएंगी ऐसे। तो जब ऐसे गुजरती हैं, जैसे कि एक ऐसे तरंग और एक प्रकार से ऐसे तरंग, और इसके ऊपर ये जो प्लेट अगर यहाँ पर कोई है, इसके ऊपर तो दोनों प्लेट आपस में रगड़ खाते हैं। दोनों प्लेट ऐसे आपस में रगड़ खाएंगे। इस प्रकार से क्या करते हैं? वो रगड़ खाते हैं, क्योंकि दूसरे के करीब से तरंगें गुजर जाती हैं और रगड़ खाते हैं। तो ये जो रगड़ खाते हैं, इसी रगड़ खाने से यहाँ पर जो बाउंड्री बनता है, जो एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं पार्श्ववर्ती भाग से, यहाँ पर जो प्लेट बनता है और यहाँ पर जो बाउंड्री बनता है, उसे हम लोग बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या कंजर्वेटिव बाउंड्री। इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या इसी को हम लोग बोल देते हैं कंजर्वेटिव बाउंड्री। कंजर्वेटिव बाउंड्री, संरक्षित सीमा, संरक्षित सीमा। ठीक है, इसको बोल देते हैं संरक्षित सीमा। अब हुआ क्या है, अब ये बात समझ गए, तब देखिए यहां पर आइए, हम लोग यहां आते हैं। हुआ क्या है कि यहाँ पर जब हम एशिया और अफ्रीका के मैप को दोनों को साथ देखेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये हमारा हो गया अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, यहाँ पर हमारा है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और यहाँ पर ये जो हमारा इंडियन प्लेट है, ये पूरा का पूरा कौन सा है हमारा, यहाँ से लेकर के इंडियन प्लेट। लेकिन इंडियन प्लेट के यहाँ उत्तरी वाले, यहाँ पर उत्तर वाले भाग में यहाँ पर एक छोटा सा माइनर प्लेट है। ठीक है, जिसे हम लोग बोल देते हैं अरबियन प्लेट। ये हमारा हो गया अरबियन प्लेट। अरबियन प्लेट, और अरबियन प्लेट के नीचे में ये सारा का सारा कौन सा हो गया, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। और ये हमारा हो गया अरबियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यहाँ पर अरबियन प्लेट। तो यूरेशियन, अफ्रीकन और अरबियन प्लेट के बीच में यहाँ एक प्लेट है जिसे हम लोग बोल देते हैं अनातोलियन प्लेट, अनातोलिया प्लेट बोल देते हैं। यहाँ पर ये जो प्लेट है हम लोग बोल देते हैं अनातोलिया, अनातोलियन प्लेट। ठीक है, अब देखिए ये प्लेट जो है तीन प्लेटों के से घिरा हुआ है। नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट, साउथ में अफ्रीकन प्लेट और साउथ ईस्ट में कौन सा है, अरबियन प्लेट है। इसी अरबियन प्लेट के नीचे में इंडियन प्लेट है। ठीक है, लेकिन हम ये घिरा किससे है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अरबियन प्लेट से। इसी अरबियन और अनातोलियन प्लेट के बीच यहां पर क्या बनता है, कंजर्वेटिव बाउंड्री बनती है। क्या बनती है, कंजर्वेटिव बाउंड्री। ठीक है, या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है। और ये में ऐसा बनता है क्योंकि यहाँ पर ये जो तरंग, यहाँ पर जो प्लेट है वो प्लेट ऐसे और इस प्रकार से क्या होता है, प्लेट मूव करता है, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, मतलब कि ऐसे और ऐसे इस प्रकार से। इस पर हमारा अनातोलियन प्लेट है और इस वाले पर हमारा अरबियन प्लेट है। और दोनों जब अगल बगल से रगड़ खाते हैं, इसी रगड़ के परिणाम स्वरूप जब रगड़ाते हैं तो यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसी भूकंप के परिणाम स्वरूप टर्की में हमें ये भूकंप देखने को मिलता है, जबकि एपिसेंटर गैजेंट्रोप यानी टर्की में था। और देखिए अब इसी को हमने मानचित्र को, ये छोटा सी मानचित्र था, इसको हमने यहाँ पर बनाया। ये हमारा हो गया टर्की, ये हमारा हो गया टर्की है, यहाँ पर सीरिया है। ये टर्की और सीरिया, टर्की के उत्तरी भाग में जहां से कि यूरेशियन प्लेट और इधर में हमारा अनातोलियन प्लेट, जब दोनों अनातोलियन, अनातोलियन प्लेट, इधर में कौन सा है, यूरेशियन प्लेट।
अनातोलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट जहां पर आपस में ये टकरा रहे हैं वहां पर बनता है नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट। ये कौन सा हमारा हो गया? नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट। ठीक है। इसी प्रकार से जहां पर अनातोलियन प्लेट और अरबियन प्लेट, क्योंकि सीरिया जो है अरबियन प्लेट पर है, अरबियन प्लेट जहां से टकराती है यहाँ पे जो फॉल्ट बनता है उसे हम लोग बोल देते हैं ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट। और इसी ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट के सहारे टर्की में अभी भूकंप आया है, जिसका एपिसेंटर गाजियान्टेप था, यहाँ पर था। और चूंकि एकदम फॉल्ट के करीब में था इस, और ये सीरिया भी इसके बगल में था, सीरिया में भी ये इसका विध्वंसक रूप देखने को मिलता है, लेकिन टर्की में ज्यादा है। ठीक है। तो इस वजह से टर्की में हमें भूकंप के जो अभी उसकी जो उत्पत्ति हुई है, टर्की में ये रूप हमें देखने को मिलता है। अगर आप इस मैप को अच्छी तरह समझ गए, इसको अगर अच्छी तरह समझ गए और ये प्लेट टेक्टोनिक के बात को अच्छी तरह समझ गए, तो आपको इसको आंसर करना आपके लिए यूपीएससी के लिए जो जीएस का प्रश्न पत्र है या ऑप्शनल ज्योग्राफी का अगर प्रश्न है फिजिकल का, वहां करना आसान होगा। बस हमें ध्यान ये रखना है, इसकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर की जाएगी। प्लेट जो होते हैं जब एक दूसरे के करीब, एक होता है कि दूसरे के ऐसे करीब आते हैं और कन्वर्जेंट होता है, दूसरा दूसरे के से दूर जाते हैं डाइवर्जेंट होता है, और एक होता है कि ऐसे आ रहे हैं और अगल बगल से गुजर गए, अगल बगल से गुजर गए। इसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव बाउंड्री, कंजर्वेटिव बाउंड्री या कंजर्वेटिव मार्जिन, और एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ही भी इसको कहते हैं कंजर्वेटिव को ही। तो जो हम टर्की में देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट के सहारे, वो कैसा है? वो कंजर्वेटिव बाउंड्री या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के सहारे है ये। ठीक है। इसी बाउंड्री के सहारे में भूकंप भी देखने को मिलते हैं, रिफ्ट वैली भी देखने को मिलता है, अर्थक्वेक भी अभी बताया हमने, अर्थक्वेक भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी बात को। अगर आंतरिक संरचना के बारे में एक अच्छी समझ है, चूंकि मैंने ज़्यादा फोकस यहाँ पर नहीं किया कि लिथोस्फीयर और क्रस्ट में क्या अंतर है, मेंटल क्या होता है, स्टेनोस्फीयर क्या होता है, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बारे में, चूंकि यहाँ जरूरत इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ बता दूं मैं, ये जो कन्वेयर, ये जो ऊपर की तरफ, जिससे यहाँ पे हॉट स्पॉट या मैग्मा हब, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, सेम पिक्चर यहीं पे ऊपर जाकर ठंडा होकर नीचे की तरफ उतर रहा है, इस प्रकार से सर्किल बन रहा है, यहाँ पे इस प्रकार सर्किल बन रहा है। तो ये जो संवहनीय धाराएं हैं, कन्वेक्शन करंट है, कन्वेक्शन करंट, ये कन्वेक्शन करंट जो है कन्वेयर बेल्ट के समान काम करती है। कन्वेयर बेल्ट के समान, कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे आपने, मोटर में लगा रहता है जिससे कि, या फिर डायनेमो में लगा रहता है, या फिर अपने आटा चक्की में भी देखा होगा, मशीन में लगा रहता है, या फिर अपने क्रशर मशीन या फिर बड़े बड़े कारखानों में माल को ये दूसरी जगह ले जाने का काम आता है, फैक्ट्री में ही। तो कन्वेयर बेल्ट क्या करते हैं? माल को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, मतलब एनर्जी को, आपने डायनेमो में देखा होगा, तो क्या करते हैं? एनर्जी को एक दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जो ऊर्जा उत्पन्न हुई हॉट स्पॉट और मैग्ना हर्ट के पास, एनर्जी और मटेरियल को क्या करता है? यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, ऐसे राउंड राउंड घुमाता है। इसी राउंड घुमाने के क्रम में कभी कभी ऊपर की तरफ एब्रप्ट हो जाता है। क्योंकि एनर्जी और मटेरियल को चारों तरफ सर्किल की तरफ घुमाता है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, इसी वजह से कन्वेक्शन करंट को हम लोग कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेयर बेल्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी सेशन की तरह, कंटेम्प्रेरी की तरह, अगर कोई इशू होगा, हो सकता है कि मैंने काफ़ी तेज़ी से बता दिया हो, कुछ आप मिस कर रहे हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसको और अच्छी तरह कोई कन्फ्यूजन होगा दूर करने का मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।